नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारी एक पहली क्लास है CUET का जो हमारा कोर्स है CUET 2024। तो इसमें आज फिज़िक्स की क्लास है और ये पहली क्लास है जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फिज़िक्स हम पढ़ेंगे आज। और फिज़िक्स के अंदर जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 12th क्लास में कौन कौन सी यूनिट हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली यूनिट जो हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी पहली स्लाइड पे ये रहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द कॉज ऑफ चार्जिंग इज, चार्जिंग का कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपने बताना है कि चार्जिंग का कारण क्या है। कोई बॉडी है, अगर उसके ऊपर चार्ज है, उसके वो कोई चार्ज शो करती है, तो उसका रीज़न क्या होगा। ऑप्शंस क्या हैं देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन्स, की एक बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है ये ए, और अगर ये कोई चार्ज शो कर रही है, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। पहला जो रीजन इन्होंने दिया है वो है कि एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन्स, कि हो सकता है प्रोटॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ हो इसके ऊपर, पहला रीजन। दूसरे में क्या लिखा है एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ हो। चलिए ठीक है। थर्ड में लिखता है एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो ये तो बिल्कुल ही निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने से बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई इनके ऊपर चार्ज नहीं होता। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है यहाँ पे। अच्छा, प्रोटॉन्स के लिए देखिए, प्रोटॉन्स जो होते हैं जब भी किसी बॉडी की चार्जिंग होती है, हम चार्जिंग के मेथड हम पढ़ते हैं, आपने थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि चार्जिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। 3 मेथड आपने पढ़े होंगे। सबसे पहले चार्जिंग बाय कंडक्शन हम पढ़ते हैं कि कंडक्शन की वजह से चार्जिंग हो जाती है। नंबर 2 पे आपने पढ़ा होगा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग हो जाती है। नंबर 3 पे आपने पढ़ा होगा चार्जिंग इंडक्शन से हो जाता है, इंडक्शन की वजह से चार्जिंग हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए बॉडी के ऊपर जब भी चार्जिंग होती है, बॉडी के ऊपर जब भी चार्ज आता है, तो प्रोटॉन्स की मूवमेंट इतना पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन में काफ़ी डिफरेंस होता है। प्रोटॉन्स का मास ज़्यादा होता है, प्रोटॉन्स की मूवमेंट इतना ईजी नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टर जो होता है उसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, जो उसके अंदर चार्ज कैरियर्स की हम बात करते हैं कंडक्टर के अंदर, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, चार्जिंग होती है, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो यहाँ पर बेस्ट जो सूटेबल आंसर बनेगा वो होगा एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये गलत है, आपका राइट आंसर बी होगा इसमें। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेन का साइज थोड़ा सा में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे है। ये है द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके क्वांटाइजेशन का कारण क्या है। आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन का कारण क्या है। तो बेटा देखो, क्वांटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, तो उनके अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चार्ज उस बॉडी के ऊपर आ जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। उसके लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू NE, वेयर Q स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, N एक इंटीजर नंबर होता है जो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा कि गेन किए हैं या बॉडी ने लूज किए हैं, और E जो होता है ये एलिमेंट्री चार्ज के लिए है। इसकी जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम होती है। तो यहाँ से आप देखिए
द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, उसका कारण क्या है? कोई भी बॉडी है उसके ऊपर चार्ज आ गया, ए बॉडी है इसके ऊपर कोई चार्ज है, तो उसके क्वांटाइजेशन का कारण क्या? देख लेते हैं ऑप्शन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है हो सकता है भाई, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोटॉन्स का इतना पॉसिबल नहीं होता, ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस दिस इज राइट आंसर, ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो फ्रैक्शन में चले जाएंगे, एक बॉडी में से या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक बॉडी में से 2.5 या 2.3 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन या तो 1 इलेक्ट्रॉन बॉडी के ऊपर जाएगा या बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि बॉडी के ऊपर 1.5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि किसी क्लास में या तो 10 स्टूडेंट्स हैं या 11 हैं, ऐसा नहीं बोलते कि 10.5 स्टूडेंट्स वहाँ पर क्लास के अंदर हैं। तो सेम वैसा ही है, बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे या बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, बाहर जाएंगे, तो वो इंटीग्रल नंबर में ही जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 5 आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि 4.5 इलेक्ट्रॉन बॉडी के ऊपर ऐड हो जाएंगे। तो यही है आपका सबसे बेस्ट जो आंसर बनेगा, ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन स्टैंड्स फॉर इंटीजर नंबर, एन इज एन, ये एक इंटीजर नंबर है जो आपको नंबर बताएगा इलेक्ट्रॉन्स का कि जो ऐड हो रहे हैं बॉडी पे या बॉडी से बाहर जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरेज 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इज, कोई बॉडी है, एक बॉडी है यहाँ पे ए, इसके ऊपर 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिंपली आप मान लीजिए अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था एन यहाँ पर 200 है, अभी जो मैंने क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला आपको बताया Q इज इक्वल टू होता है आपके पास n इंटू ई, तो बेटा n मैंने आपको बता दिया, n यहाँ पे कितना है आपका 200 है। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n इन द अबव फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1, सो वी विल हैव Q इज इक्वल टू n, आप पुट कर दीजिए 200। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है, यहाँ पर बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, देखो एक्सेस है, अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, आपको पता है सभी को, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है। अब किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो बॉडी के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप याद रखेंगे, अगर कहीं पर, मैं इसको लिख देता हूँ अलग से, तो आपने याद क्या रखना है कि अगर क्वेश्चन में इस तरह का कोई क्वेश्चन है और वहाँ पर एक्सेस वर्ड आ गया या किसी बॉडी के ऊपर चार्जेस लिख दिया कि ऐड हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड, तो आप मान के चलोगे वहाँ पर आपने n की वैल्यू को नेगेटिव ले लेना है। ओके, कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ इसमें, और अगर कहीं पर आ गया इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या इलेक्ट्रॉन बॉडी लूज कर रही है, कहीं पर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहाँ पर बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी मीन्स उसको हम मान लेते हैं कि बॉडी पे चार्ज हो पॉजिटिव है, तो डेफिशिएंसी के केस में n आप पॉजिटिव मान लेंगे, ये नोट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर 200 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए, तो अब मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई में ई की वैल्यू मैंने तुमको बताई थी 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस का 19 और ये कुल, तो आंसर आपका बनेगा Q इज इक्वल टू, तो जस्ट मल्टीप्लाई करना बेटा, इसको 1.6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3.2 आ गया, 16 दूने 32, 3.2 आ गया इंटू 10 रेज टू द पावर, देखिए 2 जीरो यहाँ पे तो 10 की पावर 2 ये हो गया, माइनस का 19 ये हो गया, तो अल्टीमेटली कितना बनेगा ये माइनस का 17 कूलम। दिस इज योर आंसर, मैच कर लीजिए। तो 3.2, अच्छा वन मोर थिंग, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, वो जो अभी मैंने बताया था पॉइंट तुमको, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है तो n नेगेटिव है, n नेगेटिव मीन्स 200 आपने नेगेटिव लेना है, तो यहाँ पर भी आप लगा दो नेगेटिव, तो माइनस में आएगा -3.2 10 की पावर माइनस का 7, देखो अच्छा इसके अंदर ऑप्शन गलत कर रखे हैं, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है,
ये हो सकता था बट यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, देखो नेगेटिव, तो -3.2 10⁻⁻17 कूलम, ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये टाइपिंग में मिस्टेक है तो आप यहाँ पर माइनस कर लेंगे, -3.2 10⁻⁻17 कूलम, ये आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका ये, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आपने उसको कैसे सोल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप वैल्यू ढूंढोगे क्या, आप सिंपली देखो यूनिट पे जा सकते हैं। बात किसकी हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की बात हो रही है, जिसको आप ऐसे लिखते हो, कई बार आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ, कई बार आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ। इनमें फ़र्क क्या है, ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और ये वाली जो है ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है मीडियम की, मीडियम की परमिटिविटी। तो परमिटिविटी की बात चल रही है यहाँ पर, तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस की बात है तो हम इसी की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर वैल्यू पूछ रखी है, तो देखो वैल्यू कैसे बतानी है। कई बार हमको वैल्यू याद नहीं रहती, फिजिक्स के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, हमको ज़रूरी नहीं है कि वो याद रहे, मुझे भी याद नहीं रहती। तो क्या करेंगे, जब हमको वैल्यूज याद ना हो तो वहाँ पर हम यूनिट की हेल्प से उस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कूलम्स लॉ आप सभी ने पढ़ा होगा, आप फॉर्मूला क्या लिखते हो, F = फ्री स्पेस के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये मैंने फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दिया, मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिखोगे, फॉर्मूला ऐसे लिखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है इसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो पहले इसकी यूनिट देख लो क्या होगी। अगर मैं यहाँ से इसकी यूनिट देखता हूँ तो इसकी यूनिट जो मेरे पास बनेगी, तो ये इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स नीचे चला जाएगा। तो यूनिट क्या बननी चाहिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बननी चाहिए। ऑप्शन के अंदर देख लो ये यूनिट कहाँ पर है, कूलम स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर देखो यहाँ पर पावर -2 है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर पावर -2 है ये भी गलत हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर कूलम स्क्वायर है, पर न्यूटन है और पर मीटर स्क्वायर है, ये यूनिट बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, कूलम स्क्वायर है ठीक है, लेकिन यहाँ पर न्यूटन नहीं है, सिर्फ न्यूटन लिखा, तो ये तो गलत हो गया। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। इस तरह से भी आप आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज इज। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सिंगल चार्ज, मान लीजिए मैंने कोई भी चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा ना थ्योरी में, एक स्पेस होता है किसी भी चार्ज के अराउंड जहाँ पर उसके इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसका एक्सपीरियंस, उसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर एक सिंगल चार्ज है और सिंगल चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह से मैं उनको ड्रॉ करूँगा हर डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना, वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो टर्मिनेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक सिमेट्री दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक, क्योंकि देखो ये तो एक बोर्ड के ऊपर एक 2D में बनाया जा सकता है। अगर आप इसको समझेंगे, यहाँ पर एक पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास हर डायरेक्शन में वो फील्ड जाएगा, तो एक स्फेरिकल सिमेट्री आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर पूछा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज कैसा होगा, एसिमेट्रिक होगा, नहीं। सिलेंड्रिकल सिमेट्री, नहीं। स्फेरिकल सिमेट्री बिल्कुल सही है, स्फेरिकल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। तो आपका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में वो फील्ड जाएगा। हर डायरेक्शन में आप देखोगे तो आपको एक सिमेट्री दिखाई देगी, एक सिमिलैरिटी दिखाई देगी। यहाँ पर चार्ज है, यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर पे हर डायरेक्शन में देख लो, आपको फील्ड सेम मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल बना लेते हैं। देखो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है, आप सभी ने डाइपोल पढ़ा होगा, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है हमारा डाइपोल का। डाइपोल में क्या होता है, 2 चार्ज होंगे, तो डाइपोल में देखो क्या होगा, 2 चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है।
जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, कुछ भी आप मान लीजिए 12 मैंने मान लिया, ठीक है। ये डाइपोल है। फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन इज के टाइम्स द फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो पहले दो लाइन आपको पता होना चाहिए, एक्सियल लाइन क्या है और इक्वेटोरियल लाइन क्या है। तो देखते हैं जल्दी से एक बार एक्सियल इक्वेटोरियल क्या चीज़ है। देखिए तो बेटा देखो, ये जो लाइन है ना, इसको मान लो एक ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये हॉरिजॉन्टल, ये जो लाइन, इसको बोलते हैं बेटा एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। और जो लाइन, जैसे ये डाइपोल का बिल्कुल सेंटर है, मिड पॉइंट है, ओ मान लो, जो लाइन बिल्कुल इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ऐसे ये वाली, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो देखिए इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन, पूछा क्या है, फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन इज के टाइम्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ऑन एक्सियल लाइन, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इक्वल टू के इंटू के, यहाँ पर कुछ भी कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू हमने बतानी है, इंटू इक्वेटोरियल, ये बताना है। तो यहाँ पर के क्या होगा, तो हम सभी ने पढ़ा है एक्सियल के ऊपर जो फील्ड की स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है, एक्सियल के ऊपर जो फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ये हम लिखते हैं 2p/4πε0 r³ स्मॉल डाइपोल के लिए। और इक्वेटोरियल के लिए हमने पढ़ा है ये होता है p/4πε0 और r³ तो यहाँ से आप देख सकते हैं भाई एक्सियल वाली जो वैल्यू है वो डबल है किसका, इक्वेटोरियल का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो के की वैल्यू अगर आप उसको इक्वेट करोगे तो हमको के की वैल्यू जो है वो मिलेगी 2। सो के इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो करेक्ट आंसर देख लो आपका ये रहा, ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, जैसे यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ओके, और यहाँ पे दूसरा कलर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, और ये इन दोनों के बीच के लेंथ है, दूरी है, जिसको मैंने लिखा था यहाँ पे 2L से मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैसे होगी। तो आपको अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो टर्मिनेट होती हैं। तो यहाँ से देखो फील्ड कैसे चलेगा, यहाँ से फील्ड जो है वो ऐसे जाएगा, भाई पॉजिटिव से चला और नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो गया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर और बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये ओके। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से फील्ड शुरू हुआ और नेगेटिव पे जाके खत्म। डेस्टिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेस्टिनेशन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जाके ये खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, ये ऐसे। तो यहाँ पर आपको एक सिमेट्री दिखाई दे रही होगी। आपसे पूछा क्या है कि स्फेरिकली सिमेट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है या सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है। तो स्फेरिकल सिमेट्री का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक सिंगल चार्ज है उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। बट यहाँ पर देखिए डाइपोल की वजह से स्फेरिकल सिमेट्री नहीं है, बल्कि आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे देखो मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ इसमें, देखिए ये जो लाइन है इस लाइन पे फोकस करेंगे, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन के ऊपर जो फील्ड है और इस लाइन के नीचे जो फील्ड है वो बिल्कुल आपको एक तरह से मिरर इमेज दिखाई दे रही है। ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इस लाइन के नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बिल्कुल सिमिलर है, आप उनको बिल्कुल एक तरह से कॉपी मान सकते हो, उसकी कॉपी है। तो इसलिए जब एक लाइन के आसपास सिमेट्री होती है तो उसको हम स्फेरिकल सिमेट्री ना बोल के उसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट जो होगा वो होगा बी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड एट एन एंगल
इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स एंड टॉर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से, देखो यहाँ पर मान लीजिए इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, और ये इनको सेपरेट करने वाली लाइन है डाइपोल लेंथ 2L मान लीजिए। और कहाँ पर रखें इनको? इलेक्ट्रिक एट एन एंगल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड भी आपको बता दें कि फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स जिस रीजन में फील्ड यूनिफॉर्म होता है उस रीजन के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो सेम होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन में, देखिए तो पूछा गया आपसे कि नेट फोर्स बताइए इस पे और टॉर्क भी बताइए। टॉर्क को जिसको हम टाउ से लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले फील्ड बना लेते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड बनाना है। ये देखिए तो ये बना दिया मैंने। ये क्या, ये रेड लाइन क्या शो कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने का तरीका क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा तो है नहीं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का बोर्ड के ऊपर कैसे शो करूंगा मैं बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए मैं लाइन ही खींचूंगा। तो यहाँ पर मैंने लाइन खींच दी है और लाइन के बीच में स्पेसिंग भी मैंने बराबर रखी है, जो ये दर्शाता है कि इस रीजन में हर जगह फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो सेम है। देखिए अब इसके ऊपर दो चीज़ों के बारे में आपसे पूछा गया, एक तो फोर्स के बारे में और एक टॉर्क के बारे में। तो सबसे पहले फोर्स देखो, यहाँ पर भी फील्ड सेम है, यहाँ पर भी फील्ड सेम है। तो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो, F = Q × E। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, क्योंकि देखो चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? एक मिनट, सॉरी। चलो मैं इसमें शो करता हूँ। देखो F = Q × E। देखो फोर्स जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, कब? जब ये चार्ज पॉजिटिव होगा। और फोर्स जो फील्ड के अपोजिट लगेगा जब ये चार्ज आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में। इसको कट कर लेना, फोर्स इधर लग गया तो ये F इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड उधर जा रहा है, तो फील्ड उधर जाएगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा ऐसे। तो आप इसको ऐसे शो करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये है, क्योंकि चार्ज सेम है और फील्ड की स्ट्रेंथ, जैसा कि फील्ड बता दिया यूनिफॉर्म फील्ड है तो फील्ड भी सेम है। तो ये फोर्स भी सेम है, ये भी सेम है। जैसे मान लीजिए ये है ऐसे, इसको मान लीजिए पेन है, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है। तो नेट फोर्स की अगर मैं बात करूँगा, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया ना। डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया? जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर है, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया। बट टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क क्या होता है? देखो टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप कोई भी फोर्स की वैल्यू आप उठा लीजिए, क्योंकि फोर्स तो सेम ही होगा। मान लीजिए मैंने लिख लिया यहाँ पे F, और दोनों फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने देखनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे देखेंगे? तो जैसे इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, तो ये आपने देखना। नेमिंग में इसकी कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये देखिए नेमिंग कर देते हैं इसकी। ये A पॉइंट है, ये B है और ये C है। तो टॉर्क जो होगा वो क्या होगा? कोई भी फोर्स की आप वैल्यू लिख लीजिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? BC। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है BC। अब देखो ना तो यहाँ पे फोर्स 0 है, हमने बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे नहीं दे रखी है, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। फोर्स 0 नहीं, कोई भी एक फोर्स आप लिख लीजिए F, ये वाला फोर्स ले लो या ये वाला फोर्स ले लो, F मैंने लिख दिया। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? BC, तो वो भी नॉन जीरो है। तो टॉर्क यहाँ पे जो होगा ये आपका 0 नहीं होगा बल्कि नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन देख लो, इसमें फोर्स 0 है, टॉर्क भी 0, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर फोर्स नॉन जीरो है तो ये गलत हो गया। फोर्स 0 है, टॉर्क नॉन जीरो है, तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा आपसे। गीगा इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा ना, जैसे किलो कितना होता है? 10 की पावर 3 होता है बेटा। किलो के बाद जैसे हम लिखते हैं मेगा, फिर गीगा। मेगा कितना होता है? 10 की पावर 6 होता है। गीगा कितना होता है? 10 की पावर 9 होता है। तो यहाँ पे देख लो सिंपली 9 कहाँ पे? ये रहा 9। ओके।
तो x की वैल्यू कितनी 10⁹ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे चलेंगे। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, देखिए फ्लक्स पढ़ के आए हैं सभी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे लिखते हैं बेटा इसको फाई ई, कैसे लिखोगे इसको ई डॉट ए, या फिर इसका ऐसे लिख दो ई ए कोस थीटा। तो कोस थीटा का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं, तो डायमेंशनलेस है, तो सिर्फ बताना किसका है ई का और ए का देखना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख लो पहले, और जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नहीं पता वो उनको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, F = Q × E होता है। तो यहाँ से E क्या आएगा F/Q आएगा बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला ML_T-2, ये फोर्स का है और चार्ज का क्या होता है AT। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना बना ML_T-3 और A-1, ये तो बन गया फील्ड का। अब लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले रफली लिख लो फील्ड का कितना बना ML_T-3 A-1, और एरिया का आपको पता ही है, लेंथ के 2 डायमेंशन लगा दो तो कितना बन गया M1L3T-3, ओके, और A-1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैच कर लो कहाँ पर है, हाँ M1 तो देखो इसमें तो है नहीं, तो ये तो गलत हो गया आपका। और L3 इसमें नहीं, ये गलत हो गया। और L इसमें देखो -3 है, तो ये भी गलत हो गया। तो यही है आपका L3 और T-3 और A-1, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, मेरे ख्याल से लास्ट ही क्वेश्चन होगा इसमें ये, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हम CUET के रिगार्डिंग जो है यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।